हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोग की स्टडी नहीं चल रही है, स्पेशली मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, आखिर कब करेंगे स्टडी अपनी? बताइए, डेट आ जाएगा तब करेंगे, उसमें क्या ही कब कर पाएंगे हम लोग? कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। टाइम बचेगा, इतना ब्रॉड सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट है भाई उसका सिलेबस तो बड़ा होता ही है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का तो जानते ही हैं आप। उसमें हम लोग को संस्कृत पढ़ना है, गद्य शास्त्र है, व्याकरण है, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़िए कि हाँ, मुझे बस ये लास्ट ही है, एग्ज़ाम देना है, उसके बाद हमारा अटेम्प्ट ख़त्म है। अटेम्प्ट समझ के पढ़िए, ठीक है, बस ये लास्ट अटेम्प्ट है। तो जहाँ से हो सके, जितना हो सके उतना पढ़िए दोस्तों। कोई कमी अपने से नहीं, अपने से ईमानदारी बरतिए, बस दूसरों को दिखा के क्या करेंगे, ठीक है। और दूसरे तो आएंगे नहीं, यही लोग जो हैं वो हम लोग को जो है अवहेलना करेंगे बाद में कि हाँ क्या किए, ठीक है। तो उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। और आप लोग, सबसे बड़ी बात दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए दो ही शब्द हैं, मैं बताऊंगी आपको। एक है कंसिस्टेंसी और फोकस। कंसिस्टेंसी जो है दोस्तों, उसका मतलब होता है स्थिरता। तो जब तक हम किसी भी चीज़ में स्थिर नहीं होंगे, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, कुछ भी लेके एक टाइम होना चाहिए। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ स्थिरता। जैसे दोस्तों, हम लोग कोई भी जैसे कि चीज़ देखते हैं, टीवी सीरियल ही देखते हैं, आप अपना फेवरेट सीरियल देखते हैं ना, तो उस टाइम पे आता है, जैसे 10 बजे टाइमिंग है, ठीक है। तो 10 बजे टाइमिंग है, वो जैसे हर हफ्ते अब अलग अलग टाइमिंग पे आएगा। अब आपको वो टाइमिंग पता नहीं होगी तो मन लगेगा, सोचेंगे ना, अरे यार ये इसका टाइम फिक्स नहीं है, मन नहीं कर रहा है देखने का। तो अब एक टाइम फिक्स रहता है तो मन भी लगा होता है। तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए अच्छे से कि हमें कब गद्य पढ़ना है, कब जो है आधुनिक काल पढ़नी है, फिर उसके बाद कब व्याकरण पढ़ना है, वो सब का आप अच्छे से टाइम बनाइए और रेगुलर उसी पे वर्क कीजिए। हफ्ते में जो है दोस्तों एक दिन, 2 दिन भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहिए, आप लोग अच्छे से लिख लिख के रिवीजन करिए, भले टाइम लगे। बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भर जाता है, देखिए, ठीक है। तो रेगुलर अभी से पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी देखेंगे 3 महीने बाद बहुत अच्छे से हो जाएगी। जब एग्ज़ाम की डेट आएगी, हम लोग के पास कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से हम लोग पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे और मन भी प्रसन्न रहेगा। क्योंकि प्रेशर में कुछ देखिए याद वाद होता है नहीं, इधर से याद करेंगे उधर से भूलता है सब कुछ। तो क्यों नहीं ये लास्ट अटेम्प्ट मान के हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आप लोग लगे रहिए, बाकी जितना मुझसे होगा हम जल्दी ही अपना सिलेबस कवर कराएंगे, आप लोग के साथ जो है कवर करेंगे पूरा। और अब ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिए, जिस प्रकार से आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके मुझसे जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, तो उस विश्वास को मैं जो है दोस्तों आपके खरे उतरूँगी। इसमें कोई आपको परेशानी की बात नहीं है कि सिलेबस कवर नहीं होगा। जहाँ से मैंने कल भी बताया था, जो स्कोरिंग टॉपिक है उसको, उस पर मैं जो है ज़्यादा फोकस करूँगी। जैसे कि एक दिन गद्य, एक दिन जो है अपना साहित्य लेके चलेंगे, ठीक है। उसमें से जो भी ख़त्म हुआ फिर उसके बाद व्याकरण की क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों, मैं आप जो भी लोग जो है पुराने सब मेरे दोस्त हैं, वो तो देखे होंगे कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। जो भी चीज़ समझाने लायक रहता है वो तो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, फैक्ट आपको नोट डाउन करा के अच्छे से समझाती हूँ। जो भी इस मेरे चैनल पे नए आए होंगे, प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों, और एक बात और, सब्सक्राइब करने के साथ साथ और जो लोग कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उनको उनके पास यह वीडियो पहुँचे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, होता क्या है कि पेड हम लोग तो दे नहीं पाते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज देखिए, उसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा हाई रहती है। तो इसमें सब गंगा नहा लेते हैं सारी कोचिंग वाले, जितना से जितना ले लें, उनको मतलब नहीं है सिलेक्शन होने से हम लोग के, ठीक है। उनको क्या है, नहीं होगा, अच्छा है, फिर वैकेंसी आएगी, फिर पैसा भरेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप लोग अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के पढ़िए अच्छे से। और अपने से भी मैं बार बार कहती हूँ कि जहाँ से आपको लगे मेरी क्लास पढ़िए, और जहाँ भी आपको लगे उनसे भी पढ़िए। बस आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करने से मतलब होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ, और फोकस अपना करते रहिए, रेगुलर पढ़िए, और बस आराम से सफलता नज़दीक आ ही जाएगी दोस्तों। आप देखिएगा कि एग्ज़ाम के पास आते आते कितना जो है आपको खुद लगने लगेगा, वो एहसास हो ही जाता है कि हाँ, हम अच्छा करके आएंगे। तो दोस्तों, आप क्लास में बने रहिए, हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। मुझे बस ये बताना था आपको, एक तरीके से मोटिवेट ही करना चाह रहे थे। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने क्लास की तरफ चलते हैं।
दोस्तों जितने भी मुंशी प्रेमचंद के बारे में सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया था। और इन्होंने मैंने बताया था कि पहले यह जो है उर्दू में उपन्यास लिखते थे, फिर उसके बाद उसका हिंदी में रूपांतरण करते थे। थोड़ा सा ये टफ है ज़रूर, क्योंकि दोनों हमें याद करने हैं कि मूल उपन्यास भी पढ़ना है, उसका हिंदी रूपांतरण भी पढ़ना है। तो आप लोग लिख लिख के पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा 2-3 बार अपनी अपनी ट्रिक से। देखिए मैं ट्रिक बता दूं ठीक है, लेकिन होता क्या है कि कितना ट्रिक से कोई भी चीज़ याद करेंगे। मैं तो ट्रिक पे विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं उस पर विश्वास करती हूँ कि जो आप 2-3 बार लिखिए पढ़िए, वही हमारा ट्रिक रहता है, वही हमारे दिमाग में याद रहता है। वरना ट्रिक ऐसा भी चीज़ है ना, हर एक चीज़ के लिए ट्रिक नहीं लागू होती है दोस्तों। तो आप लोग जो है बस अपना लिख लिख के पढ़ते रहिए, ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर क्या है इनकी पहली रचना कि असरारे मवादी, असरारे मआवीद, यह जो है 1903 से 1905 के बीच में प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी रूपांतरण है देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य जो है यह इनकी रचना। कभी कभी पूछ भी सकता है कि देवस्थान रहस्य का जो है मूल उर्दू उपन्यास के नाम से क्या था, नाम तो क्या था, असरारे मआवीद। तो आप लोग लिख लिख के याद करेंगे दोस्तों, याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यह 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है क्या, हम खुरमा व हम शबाब। हम खुरमा व हम शबाब 1906 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। इसका हिंदी रूपांतरण है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, 1907 वर्ष में प्रकाशित हुआ। फिर है किस्ना। किस्ना जो है यह भी उर्दू उपन्यास है प्रेमचंद्र का। इसका हिंदी रूपांतरण है गबन। ये जो है पूछता है, मिलान के लिए भी पूछता है दोस्तों, इसीलिए मैं लगभग सबकी रचना और जितने भी महत्वपूर्ण सन तो लगभग जितना भी मैं उपन्यास कराऊंगी वो सब आपको लिखवाऊंगी। तो चाहे जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करते हो या एनवीएस या DSSB या TGT PGT, सारा यहाँ कवर होगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रचना लिखवा दी हूँ, सन नहीं लिखवाई हूँ, सब कुछ आपको इस क्लास में मिलेगा। बस आप लास्ट तक पूरे क्लास देखिए, आपको अच्छे से आपकी एक तैयारी हो जाएगी उपन्यास में। फिर है क्या, जलवाए इसार। जलवाए इसार जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह इसका हिंदी रूपांतरण है वरदान, 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वरदान पूछ सकता है, वरदान का मूल उर्दू उपन्यास क्या है, जलवाए इसार। फिर अगला बाजारे हुस्न, 1917 जो है ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन, और 1918 ईस्वी में रचना आई थी हिंदी रूपांतरित होके। फिर है गोशाए आफियत। गोशाए आफियत का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों प्रेमाश्रय, 1922 वर्ष में प्रकाशित हुई थी। फिर है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती है, यह मूल उर्दू उपन्यास है ये सब, ठीक है, प्रेमचंद्र का। यह जो है रंगभूमि, इसका हिंदी रूपांतरण है, 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है पर्दा ए मजाज। पर्दा ए मजाज यह मूल उपन्यास है प्रेमचंद्र का। इसका हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, जो कि वर्ष 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है बेवा। बेवा का हिंदी रूपांतरण है दोस्तों प्रतिज्ञा, यह 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों आप लोग इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर 2-3 बार भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप लिख के ही पढ़िए, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा, जल्दी याद हो जाएगा। फिर है प्रेमचंद्र का दोस्तों, यह एक उपन्यास है बड़ा फेमस, यह भी इम्पोर्टेंट ही है, रूठी रानी, 1907 में प्रकाशित हुआ था। यह एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है। तो पूछ सकता है कि प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास तो क्या है, रूठी रानी है। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था कि देवस्थान रहस्य, यह जो है अपने मूल रूप में नहीं है, यह हिंदी रूपांतरण है किसका, असरारे मआवीद। ठीक है, यह जो है इस उपन्यास में जो है किसकी बात की गई है, इस उपन्यास में मंदिरों एवं तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना है। किसमें, देवस्थान रहस्य में। ठीक है, फिर है अगला क्या कि प्रेमा। प्रेमा जो है 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैं यहाँ लिख देती हूँ देवस्थान रहस्य का भी समय 1905। ठीक है, प्रेमा 1907 में प्रकाशित हुई। प्रेमा का विषय क्या था दोस्तों, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण। प्रेमा का मूल उर्दू उपन्यास मैंने क्या बताया था, हम खुरमा व हम शबाब। ठीक है, ये उसका हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है वरदान। वरदान 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका विषय है प्रेम एवं विवाह की समस्या।
फिर है प्रेमाश्रय। फिर प्रेमाश्रय 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका विषय है औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है प्रेमाश्रय में। तो दोस्तों ये सब जितना मैं लिखवाई हूँ सब जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा डीप में अगर जाना उसको रहता है, प्रश्न बनाना रहता है एग्जामिनर को, तो ऐसे भी प्रश्न दे देते हैं। तो साथ में हम लोग को रचनाएं पढ़ने के साथ साथ उसका जो है विषय भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब अगले रचना को पढ़ते हैं हम लोग। अगली रचना है प्रेमचंद्र की रंगभूमि। रंगभूमि का विषय क्या है? रंगभूमि औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण है। किसमें? रंगभूमि में। रंगभूमि की समय सीमा मैंने क्या बताई थी? रंगभूमि की समय सीमा दोस्तों, रंगभूमि की समय सीमा है 1925 ईस्वी, ठीक है। रंगभूमि का उर्दू जो है मूल उपन्यास क्या था नाम से? चौगाने हस्ती। ये तो इसका हिंदी रूपांतरण है ना, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो है कोरिलेट करके पढ़िए, बस आराम से तैयार हो जाएगा। फिर है इनकी प्रेमचंद्र का उपन्यास है कायाकल्प, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1926 ईस्वी में, ठीक है। इसका जो है पर्दा ए मजाज, हाँ पर्दा ए मजाज मूल उपन्यास था। इसका यह हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत है कि इसमें पुनर्जन्म की धारणा, ये आप लोग पुनर्जन्म याद रखिएगा। इसमें पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण है। किसमें? कायाकल्प के अंतर्गत। फिर है निर्मला। निर्मला जो है, निर्मला यह कब जो है इसका रचना प्रकाशित हुई थी? 1927 ईस्वी में, ठीक है। निर्मला में दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। किसमें? निर्मला में। गबन दोस्तों मैंने बताया था इसका मूल उर्दू उपन्यास नाम किश्ना, ठीक है। यह जो है 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसका विषय क्या है? इसका विषय है मध्यवर्गीय जीवन की असंगति, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण है। किसमें? गबन में। फिर है कर्मभूमि। कर्मभूमि की समय सीमा क्या थी? 1932 से 33 के बीच में, ठीक है। इसमें क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। किसमें? कर्मभूमि में। गोदान रचना कब लिखी गई थी? यह एक व्यंग प्रधान रचना है। गोदान 1936 ईस्वी में। यह भी जिस नीट के पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास उसमें भी है कि इसमें उसको जो है इसमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन BTGT में तो बस यही इसका विषय ही पूछेगा। लेकिन ये भी पूछ सकता है, मैं वह लिखवा दूंगी आपको, कि इसके अंतर्गत जो पात्र हैं उनका कथन पूछ देता है, जो कि बड़ा फेमस कुछ कथन है गोदान के अंतर्गत। जितने भी होरी हैं और भी हैं पात्र ढेर सारे गोदान में। तो क्या है इसके अंतर्गत इसका विषय? गोदान में किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या। ये ऋण की समस्या बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। किसमें? गोदान में है, ठीक है। ये तो रहा दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रचना थी, उसके विषय थे, वो सब मैंने आपको लगभग करा दिया। तो दोस्तों जो फिर भी मैं बता देती हूँ, ये जो क्या बताऊँ अब इसमें इम्पोर्टेंट, जो रंगभूमि है, कहाँ गया? रंगभूमि जो इनका उपन्यास है दोस्तों, यह गोदान की अपेक्षा अधिक व्यापक रहा है, ठीक है। इसमें भी पूंजीवादियों की शोषण नीति है, गोदान में भी है, ठीक है, किसानों से संबंधित। लेकिन आप लोग इसमें याद रखिए कि इसका एक मुख्य पात्र है जो कि बड़ा पूछता है। क्या है वह पात्र? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। रंगभूमि का एक पात्र है सूरदास, ठीक है। सूरदास जो है इनका पात्र है। किसका? रंगभूमि का। तो इसमें जो है जिसने जो है अपने गांधीवादी व्यक्तित्व द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया, ठीक है। किसने? रंगभूमि में जो पात्र है सूरदास ने, उसने क्या इसमें किया? इन्होंने गांधीवादी व्यक्तित्व द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्य
महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया था। इस उपन्यास के पात्र जो सूरदास हैं वो पांडेपुर ग्राम के निवासी हैं, जिसके 10 बीघे ज़मीन पर एक नेता कारखाना खोलना चाहता था। इसी प्रकार जो है दोस्तों, जो रंग भूमि में वर्णित है, उसी प्रकार ही कर्म भूमि जो मैंने बताया, इसमें भी जो है दलित किसानों के उत्थान की कथा कही है। लगभग आप देखेंगे प्रेमचंद्र जो है का जो उपन्यास है वह गांधीवादी जीवन का प्रभाव उसमें जो है दिखाई देता है दोस्तों। जैसे गोदान हुआ, कर्म भूमि, गबन, रंग भूमि, इसमें शोषण की नीति की ही बात की गई है इन सब उपन्यासों में। तो कभी टाइम मिलेगा सिलेक्शन के बाद तो एक एक उपन्यास को लेके पढ़िएगा बढ़िया बढ़िया। अभी तो सिलेक्शन लेना है तो उतना टाइम नहीं है बैठ के हम लोग पढ़ें। तो ये तो हो गए प्रेमचंद्र के बारे में, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते थे मैंने कराया। अब पढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ये जो है दोस्तों व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार थे। यह भी पूछ सकता है जैसे प्रेमचंद्र के बारे में ही दे दे, ठीक है। प्रेमचंद्र जो है गांधीवादी का इन पे प्रभाव ज़्यादा दिखता है, और भगवती चरण वर्मा ये जो है व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार थे। तो ये भी पढ़ते हुए चलना है कि जो क्वालिटी थी उपन्यासकार के बारे में। फिर है इनका उपन्यास है एक बड़ा फेमस पतन। कब रचा गया? 1927 में। पतन किसका है? पतन है भगवती चरण वर्मा का, ठीक है। इसमें इन्होंने अपराध एवं बलात्कार प्रधान उपन्यास की रचना की है, पतन में की है। दोस्तों आप लोग ना जितना भी मैं उपन्यास बता रही हूँ वो आप लोग एक काम कीजिए, जैसे अभी तक मैंने लगभग आप लोग को करा दिया है। हाँ, ये 6वें नंबर का है, तो आप लोग लिख लिख के रोज़ कम से कम 2 सुबह याद करिए दवाई की तरह, 2 शाम याद कीजिए, 4 हो गया। 1 सोते सोते याद कर लीजिए, ठीक है, 5 हो गया ना। तो ज़्यादा नहीं, इतना इतना याद कीजिए, आराम से याद हो जाएगा। फिर है पतन तो हो गया भगवती चरण वर्मा का, 1927 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें क्या है? अपराध एवं बलात्कार प्रधान उपन्यास है। फिर है चित्रलेखा। चित्रलेखा 1934 ईस्वी में रची गई थी, ठीक है। आप सबका सन भी याद कीजिए, 1934 ईस्वी में रची गई थी। यह पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण है चित्रलेखा में। तो पूछ सकता है कि भगवती चरण वर्मा का जो किस उपन्यास में पाप एवं पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण किया गया है, तो वह है चित्रलेखा पर, ठीक है। जो चित्रलेखा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि चित्रलेखा पर किसका प्रभाव पड़ता है। चित्रलेखा उपन्यास जो है भगवती चरण वर्मा का, उस पर फ्रेंच जो उपन्यासकार हैं अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव दिखता है। किस पर? चित्रलेखा उपन्यास पर। फिर है दोस्तों भगवती चरण वर्मा का एक अगला महत्वपूर्ण उपन्यास क्या है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, जो कि कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में। इसका विषय क्या है? गांधीवाद साम्यवाद का टेढ़े मेढ़े रूप में चित्रण हुआ है। किसमें? टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946। किसकी रचना है यह? भगवती चरण वर्मा की है। फिर है भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें 3 पीढ़ियों के जीवन की मूल्य में परिवर्तन की कथा है। क्या है? 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन की कथा है। किसके अंतर्गत? भूले बिसरे चित्र, जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर इनकी रचना है सामर्थ्य और सीमा, जो कि 1900 जो है ये 68 है क्या कि 63 है, हम भी कंफ्यूज हैं, आप लोग बताइएगा। सामर्थ्य और सीमा 1963 है, बट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजन इसलिए मैं लिखी नहीं यहाँ पे। सामर्थ्य और सीमा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की। रेखा 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रेखा, ये सब आप बहुत ही इम्पोर्टेंट सब रचना है दोस्तों, जितनी भी मैं बताई हूँ। फिर है सच्ची सीधी बात। सच्ची सीधी बात 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत सन 1938 से 1945 तक के राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। सीधी सच्ची बात जो उपन्यास है उसके अंतर्गत। फिर है सबही नचावत राम गोस्वामी। क्या है? सबही नचावत राम गोस्वामी 1970 ईस्वी में जो है रचना प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण है।
फिर है अगला क्या दोस्तों, प्रश्न और मरीचिका। प्रश्न और मरीचिका 1973 ईस्वी में रचना रची गई थी, किसकी, भगवती चरण वर्मा की। इसके अंतर्गत क्या है, व्यक्ति के मन में विचरित मानव मूल्य का प्रश्न एवं शासन की मरीचिका का चित्रण किसमें है, प्रश्न और मरीचिका में। इनकी अन्य जो है और भी इम्पोर्टेंट तो कम है, बट ठीक है पढ़ लीजिए आप, 3 ही तो है। आखिरी दाव 1950 ईस्वी में, थके पाँव 1963, 3 वर्ष 1936 ईस्वी में। किसकी है, भगवती चरण वर्मा की है। तो दोस्तों इतना तो लगभग हो गया, फिर से मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। भगवती चरण वर्मा का पतन 1927, चित्रलेखा 1934, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दांव क्या है, आखिरी दांव 1950। फिर अभी मैंने बताया, फिर भूले बिसरे चित्र है 1959, सामर्थ्य और सीमा 1963, सबही नचावत राम गोस्वामी 1970, भूले बिसरे चित्र तो बता ही दिया है, प्रश्न और मरीचिका 1973। ठीक है, तो इतनी दोस्तों इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं किसकी, भगवती चरण वर्मा की। फिर है अगला उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क जो थे उपन्यासकार, इन्हें जो है मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। किसे, उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है यह, पढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके। क्या है, सितारों के खेल। सितारों के खेल कब प्रकाशित हुई, 1940 ईस्वी में। फिर है गिरती दीवारें 1947 ईस्वी। फिर अगला क्या है कि गर्म राख। गर्म राख जो है 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट इनका उपन्यास है। गर्म राख पूछ देता है कि किसका है, उपेंद्र नाथ अश्क का है। फिर है बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1975, पत्थर अल पत्थर 1957 ईस्वी में। फिर है शहर में घूमता आईना। शहर में घूमता आईना जो है 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है एक रात का नरक। फिर है इसको जो है एक नन्ही कंदील के अंश के रूप में जो है प्रकाशित किया गया था, कब, 1968 ईस्वी में। फिर है बांधो न नाव इस ठाव। किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। फिर है निमिषा 1980 ईस्वी में। फिर है पलटती धारा जो कि 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने। उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनकी महत्वपूर्ण उपन्यास है सितारों के खेल। इसका सन भी सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिस हिसाब से पाठ्यक्रम बदला है भाई कुछ भी पूछ सकता है। सितारों के खेल 1940, गिरती दीवारें 1947 ईस्वी, गर्म राख 1957, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक जिसे एक नन्ही कंदील के अंश के रूप में प्रकाशित किया गया था 1968 में। फिर है बांधो न नाव इस ठाव। एक ये तो है उपेंद्र नाथ अश्क का। एक है बांधो न नाव इस ठाव बंधु, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कविता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर है निमिषा। निमिषा 1980 ईस्वी में किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क की है। फिर है पलटती धारा 1997 ईस्वी। जो इनकी गिरती दीवारें उपन्यास है उपेंद्र नाथ अश्क की 1947 है। क्या है, 1947, 57 नहीं, 1947 इसमें प्रकाशित हुई थी। इसमें ये जो है दोस्तों फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर लिखी गई थी। क्या, गिरती दीवारें। तो नोट में आप ये भी लिखिए कि सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आँखों जो कि कब प्रकाशित हुई थी, 1955 को एक गीत उपन्यास कहा है। ठीक है, तो प्रश्न किसी प्रकार से पूछ सकता है कि उपेंद्र नाथ अश्क की कौन सी कृति है जिसे सुमित्रा नंदन पंत ने एक गीत उपन्यास की संज्ञा दी है। वह है बड़ी बड़ी आँखों, 1955 ईस्वी में। फिर है शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की कृति क्या है, अलग अलग वैतरणी, कब प्रकाशित हुई, 1967 में। फिर है गली आगे मुड़ती है। गली आगे मुड़ती है 1974 ईस्वी। नीला चांद 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसको, शिव प्रसाद सिंह को। क्या, किस रचना पे, नीला चांद। फिर है सैलूस। सैलूस जो है 1989 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुआ था। फिर है औरत 1993 ईस्वी में। मंजूषा 1990, कोहरे में युद्ध 1992,
दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुई। किसकी रचना है यह? शिव प्रसाद सिंह की है। फिर है दोस्तों काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह किस प्रकार के कवि थे? इनको प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है या उसके रूप में प्रसिद्ध हैं। किसमें? काशीनाथ सिंह प्रगतिवादी उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी जो है दोस्तों 4 बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, बस इसको आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। क्या है कि काशी का 80 2002 में प्रकाशित हुआ था, अपना मोर्चा 1972 ईस्वी में, जिसमें छात्र आंदोलन का चित्रण है। फिर है रेहन पर रघ्यू। रेहन पर रघ्यू जो है 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है महुआ चरित। महुआ चरित 2011 ईस्वी में, जिसमें कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण जो है मिलता है। नेहा हटा दो ये दोनों, बस 2 रचनाकार और हैं, फिर खत्म। यही ठीक है। फिर धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की जो है 2 फेमस उपन्यास है। क्या है? धर्मवीर भारती पहले तो पढ़ लेते हैं किस प्रकार के जो है उपन्यासकार थे। इनमें आधुनिकता बोध के जो है बातें इनके उपन्यास में मिलती हैं, तो इसलिए इनको आधुनिकता बोध के उपन्यासकार कहा जाता है। काशीनाथ सिंह को मैंने क्या बताया था? काशीनाथ सिंह को प्रगतिवादी उपन्यासकार। ठीक है, सबकी आप क्वालिटी को भी पढ़ेंगे तो कुछ भी पूछे वो आप कर लें। क्या है इनका उपन्यास? गुनाहों का देवता, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें चंदर सुधा के किशोर भावुक प्रेम की कहानी है। बड़ी अच्छी पुस्तक है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा है, गुनाहों का देवता। आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों में से। तो किसका है यह? धर्मवीर भारती का है। फिर दूसरा है सूरज का 7वां घोड़ा, जो कि 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, नहीं अब हम लोग 10 ही 5 पढ़ना था तो 5 पढ़ लिए। अब ये कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, तो ताकि आप पे भी कोई ज़्यादा प्रेशर ना हो, आराम से आप पढ़ते रहें। मेरी क्लास के साथ साथ आपको याद भी होता रहे, उसी हिसाब से मैं जो है दोस्तों अपनी क्लास को कवर करूँगी। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।